आदाब। स्ट्रेट लाइन टॉक्स में आप सभी लोगों का स्वागत। जम्मू के मुद्दों की बात की जाए और जम्मू के कितने सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ पर सड़कों पर आने की ज़रूरत पड़ती है। विडंबना है कि कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, हर एक चीज़ के लिए जम्मू में संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के बाद ही ये तमाम चीज़ें जम्मू प्रांत को मिलती हैं। ये भी एक हकीकत है कि कश्मीर घाटी में बिन मांगे तमाम चीज़ें दी जाती हैं और हमारा कतई ये कहना नहीं है कि वहाँ क्यों दिया जाता है। मामला ये है कि हमको सड़क पे क्यों उतरना पड़ता है। ये बातें और इन तमाम बातों से जुड़े हुए मसले और मसाइल, इन पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और आप ये भी अभिनव जी के बारे में जानते हैं कि इनके बारे में मशहूर है, तल्ख बातें करते हैं मगर साफ साफ बात करते हैं। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अभिनव जी, इसी बात से शुरू करना चाहूँगा कि कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी मांग हो जम्मू प्रांत की, हम जब तक सड़क पे नहीं उतरे, बवाल न करें, हंगामा न करें, लाठी डंडा न चले, पुलिस में हमारे खिलाफ मामले न बने, तब तक ये चीज़ें हमको नहीं मिलती। क्या कारण है इसका? अगर आप मुझे इस डिटेल में जो भी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में पावर में आती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उस गवर्नमेंट की एक दुविधा या डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम जो भी कहो, वो ये होती है कि वो उनको जे.एंड.के स्टेट की एक सिचुएशन वो बाकी स्टेट से डिफरेंट दिखती है, पर्टिकुलरली ऑफ कश्मीर रीजन। तो सारी अटेंशन जो है गवर्नमेंट की वो कश्मीर के हालात, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी सिचुएशन, उसको संभालने में लग जाती है और जम्मू जो है वो काफ़ी हद तक इग्नोर होता है। और दूसरा कारण यह है कि जम्मू के लोग फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में इन पावर होती है। नेशनलिस्ट लोग हैं, गारंटी है कि वो कोई ऐसा इशू रेज नहीं करेंगे जिससे नेशन को कोई नुकसान हो, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया जाता है। और इससे भी बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ वो जम्मू के लोग खुद हैं। खुद क्यों हैं? इसलिए जैसा आप देखो कि कश्मीर के लोग अपने आप के साथ पहले खुद इंसाफ करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो अपने लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स वो इलेक्ट करते हैं जो डिज़र्व करते हैं असेंबली में जाने के लिए। मैंने आज तक कश्मीर के जितने भी इलेक्टेड लीडर्स हुए हैं, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो हाईली क्वालिफाइड ना हो। आप अगर ध्यान घुमाएं तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से शुरू करें, जो मैंने चीफ मिनिस्टर देखे अपनी होश में, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर बने, मुफ्ती मोहम्मद भी बने, उनकी डॉटर महबूबा मुफ्ती भी बनी। उनको छोड़ दीजिए, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर बेग का लेवल देखिए, उसके बाद आप जुनैद मट्टू देखिए, या अभी सजाद गनी लोन देखिए, सोज साहब का बेटा देखिए, किसी का भी आप नाम लें और उनकी हिस्ट्री देखिए, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये कश्मीर के जो लीडर्स होते हैं, पहले ये अपने आप को काबिल बनाते हैं ताकि ये लॉज को समझ सकें, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सकें। उनकी एक विजडम होती है, एक सोच होती है। उसके बाद वो सोसाइटी में आके उनसे मैंडेट मांगते हैं। इसके उलट जम्मू के लोग अपने आप के साथ इंसाफ नहीं करते। वो ऐसे लीडर्स इलेक्ट करते हैं जो उनको नॉर्मली सोशल गैदरिंग्स में अपने चेहरे दिखाते हैं, जैसे शादियों में हो गए, हमारे धार्मिक फंक्शंस हो गए, मरना जीना हो गया, संस्कार में चले गए। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग जो इलेक्ट होकर जाते हैं कश्मीरी लीडर के साथ असेंबली में compete नहीं कर पाते, मुकाबला नहीं कर पाते। इसलिए कश्मीर के लीडर्स जो हैं वो असेंबली में कश्मीर के लोगों के हक के लिए कानून बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, स्कीम्स अडॉप्ट करते हैं। वहाँ जम्मू के लीडर्स जो हैं वो इनसे पीछे रह जाते हैं। इसलिए जम्मू के लोगों को सड़कों पे अपने हक लेने के लिए आना पड़ता है। इसके विपरीत मैंने नहीं कभी कश्मीर के लोग देखे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए सड़कों पे आते हुए, लेकिन जम्मू के लोग हमेशा ही सड़कों पे आते हैं अपने हक लेने के लिए। जैसे आपने कहा कि जम्मू के लोग सड़कों पे होते हैं, अभिनव जी एक और चीज़ जो जम्मू में देखने को भी मिल रही है, एक संगठन बना एकजुट जम्मू, डोगरा स्वाभिमान संगठन भी है, भारतीय जनता पार्टी है,
कांग्रेस है, नेशनल पैंथर्स पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। लगभग हर पार्टी का मत है, हर पार्टी का वोट इस पूरे प्रांत में है। और अगर इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, सभी पार्टियां जम्मू के हित की बात करती हैं, सभी पार्टियां जम्मू के लिए लड़ाई लड़ने की बात करती हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह के चुनावी समीकरण जम्मू प्रांत में बने हैं, अगर ये बंटवारा ऐसा ही रहा और इसी बंटवारे के साथ कल चुनाव हुआ, तो आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कि कश्मीर फिर से हावी हो जाएगा और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि कहाँ आपके 8-8 कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, कहाँ हो सकता है आपका एक भी ना हो? देखिए, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन आपने किया। जैसे आज से तकरीबन 15-16 साल पहले कश्मीर की एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और 2000 या 2001 में पीडीपी की फॉर्मेशन हुई। तो वोट डिवीज़न हुआ, सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, दोनों पार्टीज़ ने अपने लीडर्स इलेक्ट किए असेंबली में। और जम्मू में तो पहले ही एनसी का भी कई पॉकेट्स में होल्ड था, अभी भी है, बीजेपी का अपना होल्ड है, कांग्रेस का अपना होल्ड है। लेकिन ऑफ लेट कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ पॉकेट्स में एमर्ज होके आई, और उसकी वजह से ऐसा होता है जब वोट डिस्ट्रीब्यूशन होती है और दूसरी तरफ वोट कंसंट्रेट होता है या सीट्स कंसंट्रेट होती हैं, तो बट ऑब्वियस एक रीजन जो है पॉलिटिकली ज़्यादा एम्पावर होता है और दूसरा रीजन जो है पॉलिटिकली वीक होता है। ये मेरी सोच है। जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकली वीक होता है, एक और चीज़ देखने में आई कि कश्मीर की पार्टियां, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जब कश्मीर के हित की बात आती है वो पार्टियां सब एक प्लेटफॉर्म पे होती हैं। लेकिन यहाँ सबको जम्मू के हित की परेशानी है, मगर एक प्लेटफॉर्म नहीं है। वजह क्या है? देखिए, ऐसा है, आपके क्वेश्चन का आधा रिप्लाई मेरे पहले रिप्लाई में आ चुका है। अगर जम्मू के लोग ये डिसाइड करें कि हमने जम्मू के लीडर्स उसी कद के, उसी लेवल के, उसी कैलिबर के चुनने हैं जो कश्मीर के लोग चुनते हैं, अगर वो डिसाइड कर लें और छोटे छोटे इश्यूज, पर्सनल इंटरेस्ट, पेटी गेन्स इग्नोर करें, बड़े लेवल के कॉम्पिटेंट लीडर्स इलेक्ट करें, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू का हक जो है वो कश्मीर के लीडर्स जो हैं वो स्नैच कर सकें। जो आपने बात की कि डिफरेंट पार्टीज़ हैं, बात जम्मू की करती हैं, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है, जम्मू वीक पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब लोग ये डिसाइड कर लें कि हमने अच्छे लीडर्स चुनने हैं, कॉम्पिटेंट लीडर्स चुनने हैं, ऑटोमेटिकली, कॉन्सिक्वेंशियली उसका रिजल्ट ये होगा जो लोग पॉलिटिक्स में डिजर्व नहीं करते उनको बाहर का रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा और इसमें स्क्रीनिंग होती जाएगी और जम्मू को एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अभिनव जी, जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, जम्मू को कंसोलिडेट करने की बात आती है, तो एक बड़ा एक ऐसा मामला सामने निकल कर आता है जिसकी वजह से तमाम चीज़ें बिखर के रह जाती हैं। वो ये है, जब भी मैं किसी जम्मू बेस्ड पार्टी से ये पूछता हूँ जम्मू क्या है, तो वो मुझे कच्ची छावनी से लेकर गांधीनगर तक का रास्ता बताते हैं। वो डोडा की बात नहीं करते, भद्रवाह किश्तवाड़ की बात नहीं करते, रजौरी, पुंछ, दराल, मेंढर, रियासी, उधमपुर के अंदर के इलाके, रामनगर, इन इलाकों की बात नहीं करते। ऐसा लगता है जम्मू बस सिर्फ ये 4-5 जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के आसपास की सीटें हैं यही है, बाकी जम्मू नहीं है। और उसके बाद ये भी देखने में आता है कि जब इन प्रांतों की बात आती है, जिन प्रांतों में मुसलमान मेजॉरिटी में है, और मैं माफ़ी चाहूँगा, हालांकि पत्रकारिता में नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं मजबूर हूँ लेने के लिए, मुस्लिम मेजॉरिटी में है, वो मुसलमान उस मुसलमान को कन्विंस करता है कश्मीर का ये लीडर कि तुम्हारा भला इसी में है कि तुम हमारे साथ खड़े रहो, चाहे तुम्हारी डेवलपमेंट हो या ना हो, तुम्हारे यहाँ टूरिज्म आए या ना आए, तुम्हारे यहाँ भद्रवाह में नूरी एक फ़िल्म बने, उसके बाद कोई फिल्म हम बनने नहीं देंगे, डल दमन होगा, लाल दमन होगा, तुम्हारे पास बहुत खूबसूरत इलाके रजौरी में होंगे, तुम्हारे पास सुध महादेव होगा, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं देखने देंगे, ठीक है, तुम्हें हमारे साथ खड़ा रहना है। यहाँ जम्मू के लीडर क्यों नाकाम होते हैं? इस पूरे रीजन को एक जुबान, एक कल्चर और एक नाम पर इकट्ठा करने में क्यों उनको दिक्कत आती है? दूसरा, कश्मीर में आप बानिहाल टनल से लेकर टंगधार उड़ी तक चले जाएं, आप किसी से कोई पूछेंगे उसकी पहली आइडेंटिटी है कि वो कश्मीरी है। लेकिन आप जब अपने रीजन में देखते हैं, आप लोगों से ये भी नहीं मनवा पाते कि भाई आप एक डुग्गर लैंड में रहते हैं तो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी डोगरा है। तो मुझे बताएं, आखिरकार ये संभव क्यों नहीं हो पाता, और अगर नहीं संभव हो पाता है तो अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि अभी रिसेंटली हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, जिसको 26 जनवरी बोलते हैं। गणतंत्र दिवस हमारा। उस दिन क्या हुआ, हिंदुस्तान जो है, इंडिया रिपब्लिक बना और अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, संविधान अडॉप्ट किया, आइन अडॉप्ट किया। अगर आइन का आर्टिकल, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़ें, 14, 15, 16, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, उसका मतलब ये है कि इस कंट्री में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो बराबर का हकदार है इस देश के खजाने पे, इस देश की नौकरियों पे, हर एक फील्ड में। लेकिन बदकिस्मती से हम पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस कंट्री को वीक करते हैं। जब हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कम्युनिटीज को डिवाइड करते हैं तो फिर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए फर्दर उसमें डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करती है। देखिए, मैंने आज से 5-6 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था, मैंने उसमें यह भी कहा था अब टाइम आ गया है हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसका गैप कम करने के लिए, ब्रिज करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी जो एक अपने आप को सच्ची देश की पॉलिटिकल पार्टी समझती है या रियासत की पॉलिटिकल पार्टी समझती है, अब उसको इस पे काम करना पड़ेगा। नहीं तो जम्मू कश्मीर जो ऑलरेडी 2 खित्ते या 3 खित्ते अलग अलग आवाज निकालते हैं उसमें बढ़ चुका है। लीगली तो नहीं, लेकिन अदरवाइज डिमांड्स तो निकलती हैं, अलग अलग निकलती हैं। आज कश्मीर को कोई चीज़ मिलती है, जम्मू मांगता है, फिर लद्दाख मांगता है, क्यों ना सबको बराबर मिले। तो उस चीज़ को इकट्ठा करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को सच्ची देशभक्त पार्टी समझती है उसको अब ये ट्रस्ट डेफिसिट कम करने के लिए अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। साथ साथ मैं हिंदू भाइयों को भी कहूँगा, मुस्लिम भाइयों को भी कहूँगा, आपको भी आगे आके सबसे पहले अपने आप को इंडियंस कंसिडर करना पड़ेगा और वो सब रीजनल आइडेंटिटीज को सबसे सुनिए, आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देयर नेशन फर्स्ट, रिलीजन देयर आफ्टर, बट हियर नेशन नोबडी टॉक्स। नेशनल कैरेक्टर दिन ब दिन, चाहे वो कोई भी है, लोगों में कम होता जा रहा है। एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन के सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये बात सच है कि जम्मू के लीडर्स, जैसे स्टालवार्ट लीडर्स पहले होते थे, मैं नाम लेके कहूँगा, पंडित त्रिलोचन दत्त देखिए, गिरधारीलाल डोगरा जी देखिए, ये पूरे डिवीज़न के एक रीजन के लीडर्स थे। आजकल आपको रीजन का लीडर ढूंढने में मुश्किल आ रही है। हर एक लीडर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्चर कर रहा है। जम्मू का मास लीडर ढूंढना अब जम्मू की ज़रूरत बन गई है। इसलिए देखिए, अब आप कोई चिनाब वैली की बात करता है, कोई पीर पंचाल की बात करता है, जम्मू को इकट्ठा रखना हो, अगर रखना है तो आपको उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है, वो लोग, जैसे आपने मेरे से कहा कि कश्मीर के लोग उनको ये बोलते हैं कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, तो अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आपका भला होगा। मुझे नहीं लगता वो इन बातों में आते होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा देर हुई तो एक्सेप्शन तो हर जगह होती है, इसके रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों को भी और यहाँ के लीडर्स को भी जॉइंटली ये सोचना चाहिए कि जम्मू हमेशा डिस्क्रिमिनेट होता रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी, किसी भी, चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेड हो। इसलिए जब तक ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ये कश्मीर से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कश्मीर को कुछ नहीं मिलना चाहिए। मैं कहता हूं जो कश्मीर को मिलता है सेम यार्डस्टिक जम्मू और लद्दाख पे अप्लाई होनी चाहिए, जम्मू के हर खित्ते पे होनी चाहिए, पीर पंचाल पे होनी चाहिए, और रजौरी पुंछ में होनी चाहिए, भद्रवाह किश्तवाड़ डोडा में होनी चाहिए। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो यही मेरा कहना आपसे। जैसे आपने कहा कि सबको बराबर हक मिलना चाहिए, अभिनव जी, जब हम इस रीजन को देखते हैं और इसका मुकाबला कश्मीर के साथ करते हैं और फिर कोशिश करते हैं ये ढूंढने की कि बीमारियां क्या क्या हैं जिनके कारण इस रीजन में डेवलपमेंट नहीं है, इस रीजन में डेवलपमेंट कम है, तो मालूम ये पड़ता है कि बड़ा इंटेलिजेंटली और बड़ा वाइजली इस रीजन को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है
और उसके बाद अब वो जो सब रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है कि सब रीजनल आइडेंटिटीज़ भी असर्ट करना शुरू करें। उससे ये होगा, ये रीजन इंटरनली जम्मू रीजन जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड रहेगा और उसका साफ साफ नतीजा ये निकलेगा कि आपका मुख्यमंत्री पूरी उम्र अगले 100 साल तक जो है वो कश्मीर घाटी से ही आता रहेगा। आप जितने मर्जी उतने नारे लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस जो गैप्स हैं इनको ब्रिज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कम से कम ये सब रीजनल आइडेंटिटी सबस्यूम हो, एक हमारे से आपने कहा नेशनल आइडेंटिटी हो, नेशनल आइडेंटिटी के साथ रीजनल आइडेंटिटी को साथ ले चलाते हुए कैसे मुमकिन हो पाएगा ये कि कम से कम इन रीजन्स का भी कुछ भला हो? देखिए, इसका मुझे एक ही हल और उपाय दिख रहा है। जो मैं आज की डेट में कोई लीडर नहीं हूँ, शायद मेरे बयान सुन के, मेरी स्टेटमेंट सुन के कोई ये कहे कि ये बहुत बड़ी बयान देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, चाहे वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, उधमपुर हो, कठुआ हो, डोडा हो, रजौरी हो, पुंछ हो, कोई भी इलाका हो, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेंट हो, कहीं हिंदू डोमिनेट कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम डोमिनेट कर रहे हैं, मैं इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को, जम्मू रीजन एज ए होल, इनको ये कहूँगा, बार बार हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि अपने नेता, अपने लीडर्स चुनने में कोताही मत करिए। अपने कॉम्पिटेंट, काबिल लीडर्स चुनिए, जिनकी विजडम, जिनकी सोच हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के हो, ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, हरिजन से ऊपर उठ के हो, तो तब जाके जम्मू एम्पावर होगा। ये जो रीजनल आइडेंटिटी आप बात कर रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की, इसको सबस्यूम करने के लिए ऐसे लोग आगे लाने पड़ेंगे जिनको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की नॉलेज हो, जिनको लोगों के वेलफेयर का पता हो, जिनकी कुछ बैकग्राउंड हो, जिन्होंने कोई सोशल सर्विस की हो। अदरवाइज अगर आप कन्वेंशनल लीडर्स जो सालों से चलते आ रहे हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स को वर्चुअली एक प्रोफेशन बना लिया है और जो एक्सपर्ट हो चुके हैं लोगों को वोट खींचने में, सिर्फ अपने चेहरे सोशल फंक्शंस में दिखा के अगर वो आपने चेंज नहीं किए, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू रीजन एम्पावर हो पाएगा कश्मीर से मुकाबला करने के लिए। क्योंकि कश्मीर के लीडर, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, बड़े काबिल नेता चुनते हैं, इसलिए वो जम्मू को डोमिनेट करते हैं और जम्मू के लीडर्स वहां असेंबली में, मैं ये नहीं कहूंगा घुटने टेकते हैं, लेकिन कम से कम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। जो एक्सपेक्टेड होता है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। विजडम उस लेवल की नहीं है जो कश्मीर के लीडर्स की है, और कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के इंटरेस्ट के साथ कंप्रोमाइज होता है। अभिनव इन जम्मू के लोगों के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एक सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये सुनने में जब आता है तो मैं भी पत्रकार के नाते भी हैरान होता हूँ कि ये सवाल उठता क्यों है। जम्मू के लोग, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जब सरकार थी बीजेपी के साथ, तो महबूबा जी कहती थी कि जम्मू के लोग सेकुलर हैं, रोशनी की किरण यहीं से दिख रही है, जम्मू के लोगों ने कश्मीर को संभाला है, कश्मीर के बच्चे जम्मू आकर पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जम्मू के लोग बहुत अच्छे हैं, हम सेकुलर हैं, हम बहुत अच्छे हैं। और जो ही सरकार से बाहर चले गए तो जम्मू के लोग फ़िरका परस्त हैं, यहाँ गुजरों को भी ख़तरा है, मुसलमानों को भी ख़तरा है, अब पता नहीं रात को क्या हो जाएगा। उसके बाद रोहिंग्या यहाँ आए, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने बाज़ाब्ता उनको थ्रेट दिया कि हम कैच एंड किल का ऑपरेशन शुरू करेंगे। उसके बाद और भी बड़ी बातें हुई, लेकिन रोहिंग्या भी जम्मू में ही रह रहे हैं। डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ में आतंकवाद हुआ तो वो लोग जम्मू आए तो जम्मू ने उनको भी आसरा दिया। कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर आए, वो भी यहाँ पे रहे तो उनको भी जम्मू ने आसरा दिया। और सब लोगों ने यहाँ पर ग्रो किया, जो एक हकीकत है, मैं मानूँ या न मानूँ, लेकिन सच यही है कि किसी भी इलाके का आदमी जम्मू में आया, उसने यहाँ पर ग्रो किया। जम्मू में उसके धर्म के लोग तो कम थे, लेकिन तब भी जम्मू ने उसको ग्रो करने का पूरा मौका दिया। तो आपसे ये समझना चाहूँगा तमाम लोगों के लिए कि फिर जम्मू के लोग फ़िरका परस्त क्यों हैं? फिर जम्मू के लोगों से डर किसको लग रहा है? फिर ये डर खौफ की राजनीति आखिरकार कर कौन रहा है? और क्या वाकई ऐसा कुछ है कि यहाँ के मुसलमानों को, गुजरों को, डोडा भद्रवा के रहने वालों को डरने की ज़रूरत पड़ी है अब इस इतने सालों के बाद, इतने सालों से वो जम्मू में रह रहे हैं? देखिए, यहाँ तक आप महबूबा मुफ्ती जो हमारी फार्मर चीफ मिनिस्टर रही उनकी बात करते, मैं बड़ा छोटा हूँ, बड़ा छोटा कद है मेरा। मैंने
उनको कभी भी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं समझा, नेवर एवर, whether she was chief minister for a period of 2 years or so, I never considered her to be a serious politician, but to talk of a chief minister of a state of Jammu and Kashmir. तो उनकी स्टेटमेंट्स जो थी वो इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देती हैं जिससे टोटल डिवाइड जम्मू और कश्मीर में होता है। ना ही चीफ मिनिस्टर की चेयर छोड़ने के बाद उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी, मैंने तो ये भी देखा ड्यूरिंग हर चीफ मिनिस्टरशिप टेन्योर उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें उन्होंने लोगों को ये इंप्रेशन कश्मीर के लोगों को देने की कोशिश की जैसे कि जम्मू के लोग एंटी मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स के खिलाफ हैं। मैं महबूबा मुफ्ती जी को आपके माध्यम से ये कन्वे करना चाहता हूँ कि आप अगर जम्मू कश्मीर की लीडर रही हैं, चीफ मिनिस्टर रही हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कश्मीर से माइग्रेशन हुई, जम्मू में लोग बसे, रजौरी पुंछ से लोग माइग्रेट होके आए, किश्तवाड़ डोडा से लोग, भद्रवाह से लोग माइग्रेट होके आए, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं आए, उसमें मुस्लिम भी आए और बाई इन मेजॉरिटी आए। आप मेरे साथ चलिए, कॉलोनीज देखिए कहाँ कहाँ डेवलप हुई हैं, और आज तक आप बताइए किस हिंदू ने किस मुस्लिम कम्युनिटी के किसी शख्स को हर्ट किया हो, परेशान किया हो। यहाँ मैं J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, यहाँ पे 300-400 मेरे मुस्लिम ब्रदर मेंबर्स हैं रजौरी पुंछ से, जिन्होंने मुझे इन मेजॉरिटी वोट दिया, जो मुझे दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए कह रहे हैं। आप उनसे बयान लीजिए कि क्या वो महबूबा मुफ्ती के बयान को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये महबूबा मुफ्ती का बयान को मैं आपको ये कहूँगा, इसको बिल्कुल सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कि जम्मू के लोगों को बल्कि कश्मीर के लोगों को भी। और मैं ये भी कहूँगा कश्मीर के लोगों को कि ऐसे पॉलिटिशियन से आपको भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। ये अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस होते हैं। अगर इन्होंने कोalition में गवर्नमेंट बनाई तो उससे पहले इनको पता था ये किसके साथ गवर्नमेंट बना रहे हैं। पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? देखो, पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, बड़ी बड़ी कोalitions बनती हैं, उसमें मैं तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ तक महबूबा मुफ्ती जी की बात आपने पूछी, तो उनकी ये स्टेटमेंट्स देना जिसका जिक्र आपने किया, ये टोटली इमेच्योर स्टेटमेंट्स हैं। ये स्टेट को डिवाइड करने के लिए स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। और अबव ऑल मैं ये कहूँगा, मुझे शायद लग रहा है कि जैसे जैसे लोग पीडीपी से बाहर निकल के एनसी में जा रहे हैं, पीडीपी वीक पड़ रही है, अब मुझे लगता है वो बुखला गई हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स इस पोजीशन में दे रही हैं जो उनको शोभा नहीं देती। लेकिन अभिनव जी, आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती दें या कश्मीर से कोई भी नेता दे कि भाई जम्मू में मुसलमानों को ख़तरा है, मगर मैंने किसी भी जम्मू के बड़े मुस्लिम नेता को इस बात का न तो खंडन करते हुए देखा, ना इस बात के खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए देखा। और मुझे कई बार ये भी महसूस होता है शायद राजनीतिक तौर पर उनको ये बात सूट करती, इसलिए वो भी खामोश हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया, डोडा डिस्ट्रिक्ट का दिया, पुंछ रजौरी का दिया, और हिंदू मुस्लिम में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो विश्वास की कमी हो रही है, उसको ब्रिज करने के लिए, गैप को कम करने के लिए मैंने कहा दोनों कम्युनिटीज़ को आगे आना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम पे शक करता है, मुस्लिम हिंदू पे शक करता है। मुझे ये बताइए, अगर महबूबा ने ये कहा तो मेरे मुस्लिम भाई जो हैं, जो जम्मू में रहते हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि उनको इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए, खंडन करना चाहिए, ताकि एक हिंदू को यकीन हो कि ये तो बिल्कुल मेरे साथ है। तभी जाके ये नेशन चलेगा, तभी आप नेशन फर्स्ट की बात करेंगे, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं। जब आप इन चीज़ों पे, ऐसी स्टेटमेंट्स पे रिएक्ट नहीं करेंगे, और ऐसी ही स्टेटमेंट अगर कोई हिंदू लीडर देता है तो उस पर आप रिएक्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स बट ऑब्वियस ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ना है और हिंदू और मुस्लिम में विश्वास की कमी होनी है। आपके माध्यम से फिर मैं ये कहूँगा, अगर कोई हिंदू लीडर ऐसी स्टेटमेंट देता है तो आप देखो हिंदू लीडर्स क्रिटिसाइज भी करते हैं दूसरी पार्टी की। बेशक ये एक ऐसा हिंदुस्तान मुल्क है, आप नेशनल मीडिया देखिए, हिंदू लीडर ही हिंदू लीडर को क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन यही एक्सपेक्टेड दूसरी कम्युनिटी से भी है, अगर आप इसको एक नेशन के तौर पे चलाना चाहते हैं, अगर आप इंडिया फर्स्ट की बात करना चाहते हैं, नेशन फर्स्ट की बात करना। अब ना जी, जम्मू में एक मामला है एनक्रोचमेंट का, लैंड एनक्रोचमेंट का, और मामला भी कुछ हद तक सही है। कहीं फॉरेस्ट की ज़मीन थी, कहीं रेवेन्यू की ज़मीन थी, उस पर एनक्रोचमेंट हुई।
एनक्रोचमेंट होने के बाद जेडीए का बिल्डोज़र चले या किसी दूसरे का बिल्डोज़र चले, बार बार ये कहा जाता है कि भाई ये एक डिज़ाइन है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहाँ से हटाने का। आपको नहीं लगता कि मानने के लिए तैयार नहीं है हम लोग कि वाकई हम लोगों ने फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड पर जबरन कब्जे किए, जबरन कब्जे करने के बाद उन पर जो है धार्मिक स्थल बनाए गए, धार्मिक स्थल बनाने के बाद वहाँ पर कॉलोनियाँ डेवलप हुई, जो एक हकीकत है। इस हकीकत को मानने में आखिरकार परेशानी क्या है? और अगर ये हकीकत है, बीजेपी उसके बाद भटिंडी के पूरे इलाकों को म्यूनसिपैलिटी में कन्वर्ट करती है, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आखिरकार कब हम सच बोलना शुरू करेंगे, कब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे? देखिए, ऐसा है, यहाँ तक आपने फॉरेस्ट लैंड की इंक्रोचमेंट की बात की, ये अब नहीं स्टार्ट हुई, ये तकरीबन 25 साल पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ तक कि यहाँ के कुछ मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी फॉरेस्ट लैंड पे अपनी प्राइवेट बिल्डिंग्स बनाई और उससे एनकरेज होके सक्सेसिव पॉलिटिशियंस उन्होंने भी यही पॉलिसी अडॉप्ट की और गवर्नमेंट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, इरिगेशन लैंड एनक्रोच करने के लिए गैर कानूनी। सिर्फ आपको रोक कर आपसे थोड़ी सी चीज़ जानना चाहूँगा, आप वकील हैं, कश्मीर घाटी भी जाते हैं, क्या ऐसी कोई मिसाल आपको कश्मीर घाटी में मिलती है कि वहाँ इतने बड़े पैच ऑफ लैंड को एनक्रोच किया गया हो, जबरन उसके ऊपर कब्जा करके मकान बनाए गए हों और मकान बनाने वाली कम्युनिटी दूसरी हो? और यहाँ पर आप जानते हैं, मैं तो चूँकि एक पत्रकार हूँ तो साफ बात करूँगा कि जो जितनी एनक्रोचमेंट नज़र जो आती है या नहीं है उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, जो नज़र आती है वो नज़र एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने एनक्रोच करी हुई है। उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि जम्मू का जो आम नागरिक है वो उदारवादी नहीं है, वो सेकुलर नहीं है, वो फ़िरका परस्त है, और वो इलाका जिस इलाके में ऐसी कोई मिसाल ही नहीं मिलती, ऐसी कोई कॉलोनी ही जहाँ डेवलप नहीं आज तक हो पाई, वो सेकुलर हैं, वो सोशलिस्ट हैं, वहाँ से रोशनी की किरण नज़र आ रही है। देखिए, जम्मू की सेकुलर अप्रोच और आइडेंटिटी की मुझे उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू खुद में इसमें एक मिसाल है। आप मेरे साथ चलिए, किस डिस्ट्रिक्ट से लोग, किस रिलीजन के लोग जम्मू में आके नहीं बसे हैं? जम्मू ने तो सबको स्पेस दी है। जम्मू एक अम्ब्रेला है, जब बारिश होती है उसी अम्ब्रेला के नीचे सारे बैठते हैं। जब मिलिटेंसी की बारिश रजौरी में हुई, पुंछ में हुई, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह में हुई, जम्मू को ही छाता अम्ब्रेला समझ के उसके नीचे सभी ने पनाह ली और आज तक लेके बैठे हुए हैं। इसके विपरीत जब एक्स सर्विसमैन की, सैनिकों की कॉलोनी की बात चली कश्मीर में, तो आपने देखा पीडीपी की क्या अप्रोच थी, उनकी क्या स्टेटमेंट्स थी, उनके क्या बयान थे, एनसी के क्या थे। तो इससे साफ पता लगता है कि सेकुलर कैरेक्टर जम्मू के लोगों का है या कश्मीर के लोगों का है, जम्मू के पॉलिटिशियंस का है या कश्मीर के पॉलिटिशियंस का है। मैं जो आपने एनक्रोचमेंट की बात की, कश्मीर में मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली जाता हूं हाई कोर्ट में केसेस करने, एयरपोर्ट से लेके डाउन टाउन तक मैं जाता हूं, सभी जगह देखा है मैंने, मुझे ऐसी एनक्रोचमेंट का कोई उदाहरण, कोई एग्जांपल नहीं मिली। लेकिन जम्मू में एनक्रोचमेंट जो है बिल्कुल हुई है और पॉलिटिशियंस के शेल्टर के नीचे हुई है, और उन पॉलिटिशियंस ने खुद सैकड़ों कनाल में अपनी कोठियां बनाई हैं, और फिर भी जम्मू के लोग फिरका परस्त, और फिर भी जम्मू के लोगों को फिरका परस्त कहना, ये मुझे लगता है उनको शोभा नहीं देता। तभी मैं बार बार कह रहा हूं, अगर जम्मू के लीडर, नेता काबिल होते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो शायद आज ये सिचुएशन जम्मू में नहीं होती। अभिनव जी, अब थोड़ा सा आपकी तरफ आएंगे। पहले तो मढ़ में आपको बहुत एक्टिव देखा, आपके फेसबुक के ऊपर पोस्ट आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है शायद मढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ कल एक प्रेस वार्ता हुई, उसमें आप बीजेपी के एक नेता के साथ बैठे हुए थे, और अब लोगों के बीच में जम्मू में ये बात चल पड़ी है कि शायद अभिनव जी भारतीय जनता पार्टी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति में शायद आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और उसका मढ़ से आप चुनाव लड़ेंगे। तो इसके पीछे कितनी हकीकत है? क्या वाकई कोई ऐसा है, और क्या कोई सीक्रेट पैक्ट या सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के साथ है? देखिए, ऐसा है, थोड़ा सा टाइम लूंगा इसमें मैं। पहले आपने की मढ़ की बात। मढ़ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मेरी बर्थ प्लेस है। बिल्कुल। मढ़ इज ए असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड गजनसू इज वन ऑफ द विलेजेस ऑफ मढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड माय बर्थ प्लेस इज गजनसू विलेज। तो मेरा दायित्व बनता है कि अगर मैं सेवा करूं वहाँ के लोग, सेवा
मैं तो कहूँगा मैं सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन आज की सियासत देख के लोगों को ये यकीन दिलाना कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, शायद लोगों को समझाने में बड़ा टाइम लगेगा मुझे। लेकिन यहाँ मैं आज हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, छोटी मोटी पोजीशन पे, तो एक फैसला किया कि जो मेरे में समझ है, जो मेरे में शक्ति है, जो मेरे में कैपेसिटी है, उससे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से स्टार्ट करूँ। वो मैंने ऑफ कोर्स 6-7 महीने से एक्सरसाइज किए। 6-7 महीने पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं होते। दूसरा, आपने बात की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के एक लीडर मेरे साथ बैठे थे, मैं आपको याद दिलाऊं, जब एम्स की एजिटेशन स्टार्ट हुई अप्रैल 2015 में, ही वाज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, बीइंग हेड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, ही वाज द प्रेसिडेंट, राइट। तो कल जो कॉन्फ्रेंस थी दैट वाज एट द इंस्टेंस ऑफ एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। हमने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बुलाया था, और इन द मीनवाइल अभी रिसेंटली उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, और उनकी स्टेटमेंट भी कल आई है कि वो एम्स कोऑर्डिनेशन के पार्ट थे 2015 में, राइट। तो इसलिए अगर 2-3 लोग इस बीच में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर चुके होते, जो शुरू में एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा होते, तो मैंने तो उनको भी बुलाना था। तीसरी बात आपने जो की, कल जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, निमंत्रण है उसके? मुझे निमंत्रण अभी आया सुबह, कल तक कोई निमंत्रण नहीं आया था। मुझे अभी सुबह तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे निमंत्रण आया है कि आपको एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन की कैपेसिटी में इनवाइट किया जा रहा है। अगर नहीं आता तो शायद मैं नहीं जाता। अब इनविटेशन आया है, तो जम्मू के लोगों को सेंटीमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए मुझे जाना पड़ेगा, और मैं जाऊंगा वहाँ भी, और जम्मू के लिए एक बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट है। तीसरी बात जो आपने चौथी बात कही कि मैं कल शायद बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, ये बात, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अभी मैंने कोई फैसला नहीं लिया है कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी में जाऊँगा। हाँ, मैं विचार ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूँ, लेकिन वो मेरा पर्सनल डिसीजन होगा, इंडिविजुअल डिसीजन होगा, जो अभी मैंने फाइनलाइज नहीं किया है। अच्छा, उस पर अभी सोच विचार चल ही रहा है। चल रहा है। अभिनव जी, राज्य के हालात को देखते हुए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको ऐसा लग रही है कि जो राज्य को इकट्ठा रखने में, और जो नई शोशेबाजी शुरू हो गई है कि हम आएंगे तो रीजनल ऑटोनॉमी देंगे, हम आएंगे तो फला ऑटोनॉमी देंगे, पीएससी को रिवोक करेंगे, ठीक है, मैं उसमें नहीं जानना चाहूँगा, आपसे ये समझना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि शोशेबाजी का टाइम अब ख़त्म हो गया है? अब कश्मीर के लोगों को भी मालूम है कि जो हो गया वो हो गया, कुछ नया नहीं होने वाला। अब तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको ऐसा लग रही है कि सच बोलने की हिम्मत रखती है, कश्मीरियों से भी, रजौरी वालों से भी, जम्मू वालों से भी, डोडा वालों से भी, सबसे? देखिए, ये आप इनडायरेक्टली मुझे वही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि मेरी इंक्लिनेशन कहाँ है, राइट। वो मैंने आपको शुरू में बोल दिया, अभी 2 मिनट पहले सुनाया कि वो मेरा पर्सनल डिसीजन होगा, जो अभी मैंने फाइनलाइज नहीं किया है। यहाँ तक बात रही कि कौन जम्मू के लोगों का हित आगे प्रोजेक्ट कर सकता है, मैं फिर कहूँगा, पार्टीज बुरी नहीं होती। पार्टीज जब भी बनाई जाती हैं वो अच्छी मंशा और साफ नीयत से बनाई जाती हैं। पार्टीज में जब लोग बुरे आए तो पार्टीज का नाम खराब होता है, राइट। और जम्मू के लोगों के हित को प्रोजेक्ट करने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जम्मू के लोग बड़ा सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचें कि अब हमें ऐसे नेता चाहिए जो कश्मीर के लीडर्स जैसे मुजफ्फर बेग हैं, बिलाल लोन हैं, जुनैद मट्टू हैं, अभी पता नहीं शाह फैसल भी सियासत ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते, या उमर अब्दुल्ला हैं। इनकी क्वालिफिकेशंस देखिए, इनका लेवल ऑफ डिस्कशन देखिए जब ये नेशनल मीडिया में आते हैं। अब मैं कई बार देखता हूं रिपब्लिक टीवी पे अर्नब गोस्वामी से डिबेट हो रही होती है, जो पहले टाइम्स नाउ में थे। मुझे दुख होता है, रोज कश्मीर के 2 या 3 लीडर उनसे डिस्कशन कर रहे होते हैं और डट के मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन जम्मू का लीडर वहां कोई नहीं मिलता उनसे मुकाबला करने के लिए।
तो ये एक साफ उदाहरण है जम्मू के लोगों के लिए कि आप कैसे नेता चुनते हैं। आपको फैसला करना है। जो आपकी बात असेंबली तो छोड़िए, मीडिया में नहीं रख पाते प्रॉपरली, तो फिर आपके राइट्स के साथ कैसे इंसाफ होगा। अभिनव जी, एक सवाल और है, हालांकि समय थोड़ा सा ही है लेकिन पूछना बनता है। ये अक्सर ये देखा गया है, अगर थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास को मैं पलट के देखूं, हालांकि आपने उनको बड़े लीडर गिनवाया, मैं उनको किस श्रेणी में रखता हूं मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन देखने में ये आया है कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस भी हो, अक्सर इन लोगों ने ये किया कि जम्मू में एक नेता, पार्टी का बस ये एक नेता रखते हैं, उसी को ताकतवर बनाते हैं, उसी को मजबूत करते हैं और उसके नीचे किसी दूसरे को खड़ा होने नहीं देते। और उस नेता को भी इस तरीके से रखते हैं कि जो कश्मीर से फरमान आता है वो उतना ही बोलता है जितना वो उसको बोलने देते हैं। यहाँ तक तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ में हाल ये है कि जो उनका प्रोविंशियल स्पोक्समैन होता है, जम्मू का अगर है तो उसको खामोश रहना है, सारी बातें जो है पार्टी की कश्मीर का स्पोक्समैन करेगा, और अगर जम्मू वाले को बात भी करनी है तो उसको पार्टी के प्रेसिडेंट से नहीं बल्कि प्रोविंशियल स्पोक्समैन से परमिशन लेना है और उसके बाद वो एक स्क्रिप्ट उसको लिख के देता है, उतनी ही बात उसको करनी है। क्या आपको नहीं लगता कि यही कारण है कि जम्मू का कोई लीडर नहीं? क्योंकि जिन कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप बात करते हो, उन्होंने अपने कुछ लोग यहाँ पे चुनिंदा 2-3 लोग रखे हैं जिनको इतना ताकतवर और मजबूत कर देते हैं कि वो दूसरे किसी लीडर को ना तो खड़े होने देते हैं ना मजबूत होने देते हैं। देखिए, ऐसा है, ये बार बार आके बात वहीं रुक रही है। मैं समझ सकता हूँ आप किस पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोविंशियल स्पोक्स पर्सन की बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं उनकी जम्मू को वीक करने के लिए, एक तरीका है, राइट। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू के लोग समझ नहीं रहे। अब इनको समझाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हैं जो ये समझाने में असमर्थ हैं। लेकिन लोगों को वो चेहरे इतने अब वाकिफ हो चुके हैं कि बार बार वही रिपीट होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के जो डिजाइन्स हैं अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू, उसको समझने के लिए अब आपको कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस से हट के थोड़े कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियंस इलेक्ट करने पड़ेंगे, ताकि कश्मीरी लीडर्स की जो सोच है जम्मू के प्रति, जम्मू के राइट्स स्नैच करके कश्मीर के हिस्से में डालने की, वैसे लीडर्स आपको चुनने की जरूरत है, ताकि आप अपने राइट्स जो हैं कानून के जरिए खुद ले सकें। देखिए, जब कोई लॉज बनते हैं वो असेंबली में बनते हैं। वो लॉज जो हैं वो क्रिमेशन ग्राउंड पे नहीं बनते, वो जगराते भंडारे में नहीं बनते। वो जो लॉज हैं वो किसी शोरूम का रिबन काटने से नहीं बनते, राइट। वो लॉज असेंबली में बनते हैं, और लॉज किसके लिए बनते हैं? जनता के लिए बनते हैं। जब लॉज असेंबली में बन रहे होते हैं, हमारे जम्मू के लीडर्स इन फंक्शंस में बिजी होते हैं, राइट। और कश्मीर के लीडर्स को उनके राइट्स लॉज के थ्रू किताबों के जरिए उनके दरवाजे खटखटा के उनके घर पहुंचते हैं, और जम्मू के लोगों को अपने राइट्स लेने के लिए सड़कों पे आके डंडे खा के, जम्मू बंद करवा के, केसेस दर्ज करवा के फिर लेने पड़ते हैं, और वो भी पूरे नहीं मिलते। सुनिए बात, जब आप सड़कों पे उतरते हैं राइट्स लेने के लिए, फिर जम्मू बंद, 1 दिन बंद, 5 दिन बंद, 10 दिन बंद। एक ऑलरेडी आप कमजोर हैं, आपका हिस्सा, आपका हक वहां चला गया। दूसरा, आप बंद करके ट्रांसपोर्ट बंद, बिजनेस बंद, पढ़ाई बंद। ये इतने सीरियस कारण हैं जो लोगों को समझने की जरूरत है। जम्मू क्यों कमजोर होता है? जब जम्मू बंद रहेगा 10 दिन, स्कूल बंद रहेंगे, बिजनेस ठप होगा, ट्रांसपोर्ट को नुकसान होगा, फार्मर को नुकसान होगा, लायर को नुकसान होगा, एक छोटे बिजनेसमैन को नुकसान होगा। और कश्मीर जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है वो और एम्पावर होता जाएगा, और जम्मू और वीक होता जाएगा। इसीलिए एक ज़रूरत ये है
कि ऐसे नेता चुनो जो असेंबली में बैठ के कश्मीरी नेताओं के साथ मुकाबला करें और जम्मू के लोगों के लिए पूरे हक कानून के जरिए लेके, कानून की किताबों के जरिए जम्मू के लोगों को दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी। तो ये थे अभिनव शर्मा। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि यदि जम्मू संभाग को एम्पावर करना है, एम्पावरमेंट का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि जम्मू में ज़्यादा दुकानें हैं। एम्पावरमेंट का ये मतलब है कि इकोनॉमिक हब वाकई जम्मू बने, इंडस्ट्रियलाइजेशन उस एक्सटेंट तक की हो जिस एक्सटेंट तक की इंडस्ट्रियलाइजेशन गुजरात और पंजाब और बाकी स्टेटों में है। चूँकि वो तमाम चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, तो ये कहना सब कुछ जम्मू को मिल गया सही बात नहीं है। ये कुछ कहा एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने। तो दीजिए इस खास मुलाकात से इजाज़त, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी और शख्सियत के साथ। आदाब।